अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 टैक्सेशन का। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अनएडजस्टेबल अमाउंट पढ़ा और सेल्फ हायरिंग पढ़ी और 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के एक मैंने करवाया और मैंने कुछ आपको करने को दिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो हेड्स ऑफ इनकम। पहले ये माइंड में रख लीजिए, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में हमने फर्स्ट हेड ऑफ इनकम पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये पढ़ लिया, ये पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फोर्थ हमारा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और फिफ्थ हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आइटम्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे, सोचोगे हमने अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो इधर एक्सेप्शंस का टॉपिक है, ये बजाहिर जब आप देखोगे, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको नजर आएगा कि सर आप ये सोचोगे कि तो ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक्स में हमने पढ़ा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमेशा कनेक्शन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। याद आ रहा है कुछ? और इमूवेबल प्रॉपर्टी और आसान कर देता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट के साथ, ठीक है, सेल के साथ नहीं। ये बात याद रखिए, किसके साथ? रेंट के साथ। तो इधर जो अब हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी, रेंट आउट भी होगी, लेकिन लॉ कहता है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। इसकी क्लासिफिकेशन आपने कहां पे करनी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये एक्सेप्शंस के नाम से ये टॉपिक है, ठीक है। इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कह सकते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि मैंने इसलिए एक्सेप्शंस का नाम दिया है और ऑर्डिनेंस ने भी, कि ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट से रिलेटेड, लेकिन ये किस में टैक्सेबल होंगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात? इसलिए एक्सेप्शंस का नाम दिया है कि ये कुछ कनेक्शन, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो रेंट आउट हम करेंगे, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सबसे पहला है रेंट फ्रॉम बिल्डिंग along with प्लांट एंड मशीन। जी, यहां तक अगर बात होती ना, यहां तक सिर्फ ये होता रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, तो फिर ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन जब साथ में ये चीज ऐड हो गई along with प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि इसकी मैं प्रैक्टिकल, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अब्दुर्रहमान का बिल्डिंग है, उसमें मैंने कोई मशीनरी इंस्टॉल की है, वो मशीनरी और बिल्डिंग दोनों में इकट्ठे रेंट आउट कर दूं, अब जो अब्दुर्रहमान को रेंट आएगा तो वो अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो अब्दुर्रहमान की कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको कहा था कि इसमें सबसे बेसिक चीज जो है इनकम टैक्स में, वो ये सीखना है कि 100 रुपए तो आ गए, 100 रुपए कौन से हेड में जाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग अगर साथ में क्या हो? प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, इधर आपके जहन में आएगा कि सर बिल्डिंग का रेंट अगर अलग हो और मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट अलग हो, फिर अगर ये डिविजिबल हो कि मतलब 2 लाख रुपए रेंट है, 2 लाख में से 1 लाख रुपए बिल्डिंग का रेंट है, 1 लाख प्लांट एंड मशीनरी का, तो फिर बिल्डिंग वाला रेंट हमारे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा कि 2 लाख रुपए रेंट है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि बिल्डिंग का कितना है और प्लांट एंड मशीनरी का, तो फिर लॉ कहता है जो पूरे का पूरा 2 लाख है ये कहां पे टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, फिर ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। क्लियर जी? अगला है एनी अम्यूनिटीज, यूटिलिटीज, अम्यूनिटीज, यूटिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या चीज? फॉर एग्जांपल एक घर है,
और ये घर है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने ये घर रेंट आउट किया मिस्टर बी को, समझिएगा, किसको? मिस्टर बी को। ठीक हो गया। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को घर का रेंट पे कर रहा है फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ, ठीक है। और कहता है, ए ने कहा था कि आप मुझे 50,000 रुपए पर महीने पे करोगे, समझिएगा। इस 50,000 में घर का रेंट है, किराया घर का 40,000, ठीक है। इसमें आपका बिजली के बिल के बदले, आप बिजली का बिल खुद पे नहीं करोगे, मुझे रेंट के साथ दोगे, मैं पे करूंगा, वो है 5,000, जितना भी बिल आए। सिक्योरिटी गार्ड है, उसका मैं पे करता हूं 1,000। गैस है, उसका मैं पे करता हूं 1,000। बिजली है, उसका मैं पे करता हूं 1,000, ठीक है। इसी तरह कोई और एक्सपेंसेस है, ठीक है। सफाई के लिए जो बंदा आता है उसको भी मैं पे करता हूं फॉर एग्जांपल 2,000, ठीक है। तो ये सारे आप ऐड कर दो, 2 3 4 5 5 10 और 40 50, ग्रॉस अमाउंट कितना मिल रहा है? 50,000। ये जो चीजें हैं, ये 5,000, इसको कहते हैं इम्यूनिटीज, यूटिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है। लॉ कहता है कि अगर रेंट के साथ टेनेंट कभी ये इम्यूनिटीज यूटिलिटीज भी पे करता हो तो आपने इस रेंट को डिवाइड करना है। टोटल ग्रॉस रेंट कितना है? 50,000। इसमें घर के बदले कितना आ रहा है? 40,000। ये 40,000 मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो इन चीजों के अगेंस्ट रेंट आ रहा है कितना? 10,000। ये मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये भी शर्त ये है कि ये दोनों आपस में अलग हो सकते हो, ये अमाउंट आपको अलग से बता दे। अच्छा, फिर इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होंगे। उन्होंने आपको रेंट दिया होगा 50,000, तो रेंट 50,000 में आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। इसकी आप डिवीजन करोगे। 40,000 इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और 10,000 इसमें क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्वेश्चन में 50 में से 10 लेस किया होगा, तो इधर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने तो कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो किसी भी किस्म का डिडक्शन नहीं अलाउ, तो 50 में 10 क्यों लेस कर रहे हैं? भाई 50 में लेस 10 नहीं कर रहा, ये 50 दो किस्म के इनकम है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। 50 में से 10 लेस करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो रिमेनिंग 40 क्या बच जाएगा? ये एक्सपेंस नहीं है, मैंने कहा था किसी भी किस्म का एक्सपेंस। ये तो 50 में दो किस्म के इनकम है, 40,000 रेंट है और 10,000 इम्यूनिटीज यूटिलिटीज है, हम दोनों को अलग कर रहे हैं। तो इस 50 में 10 लेस कर रहा होगा, उसमें लिखा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो एक्सपेंस नहीं है। तो अभी भी मैं अपने बात पे कायम हूं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का डिडक्शन नहीं है। क्लियर जी? तो इन इम्यूनिटीज यूटिलिटीज के अगेंस्ट जो रेंट आता है वो क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Where a taxpayer, नंबर 3 है, where a taxpayer receives any amount for vacating, ये छोड़ दे, ये ग्राउंड रेंट। नंबर 3 है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ग्राउंड रेंट का मतलब ये नहीं है खाली प्लॉट का, ये समझिएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, केस समझिएगा, मिस्टर ए है और उसका प्लॉट है, ठीक है। और मिस्टर बी ने इस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन का खर्चा बेयर किया मिस्टर बी ने। अब देखें, प्लॉट किसका है? ए का, लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग किसका है? बिल्डिंग किसका है? मिस्टर बी का। इस तरह से कुछ सीन है, ये प्लॉट है, ठीक है, और इसके ऊपर बिल्डिंग है, ठीक है। प्लॉट किसका है? मिस्टर ए का, और इसके ऊपर बिल्डिंग किसका है? मिस्टर बी का। ये कब होता है? ये अक्सर ऐसे केसेस में होता है, अक्सर बैंक्स वाले या कोई इस तरह इन्वेस्टर कंपनी होती है कि प्लॉट बहुत कीमती जगह पे होता है लेकिन ए के पास कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है, तो बैंक वाले कहते हैं यार आप ऐसा करो, पैसे हमसे ले लो लोन, ठीक है।
और हम ये आपस में जब बिल्ड रेंट आउट करेंगे, इससे जो रेंट आएगा तो वो हम आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। या हमें ये अपना प्लॉट 50 साल के लिए रेंट पे दे दो। अब बी जो है ये बैंक है, इसने ए से अपना प्लॉट कितने पे ले लिया, 50 साल के लिए रेंट, और बी ने इस पे बिल्डिंग खड़ा कर लिया और कहा 50 साल में मैं इसके 10 गुना ज्यादा, जितना रेंट मैं पे कर रहा हूं इसका 10 गुना ज्यादा। तो 50 साल बाद ए को अपना प्लॉट और प्लॉट के साथ साथ बिल्डिंग भी हो सकता है, बच जाता है। इधर सुनिएगा, अब बी जब बिल्डिंग खड़ा करेगा और बी को बिल्डिंग का रेंट आएगा ना, तो बी के लिए बिल्डिंग का रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन बी ने ये प्लॉट किससे रेंट पे लिया है, ए से। बी जो ए को रेंट पे करेगा, ए के लिए ये ग्राउंड रेंट कंसिडर होता है और ये ए के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। याद रखिएगा, अगर सिर्फ खाली प्लॉट रेंट आउट कर दे मिस्टर ए और भी उस पे बिल्डिंग ना बनाए, सिर्फ प्लॉट पार्किंग के लिए वगैरह, तो फिर ये मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ग्राउंड रेंट तब कहलाएंगे जब उसके ऊपर प्लॉट अलग हो और उसके ऊपर बिल्डिंग किसी और का हो और उस बंदे को सिर्फ प्लॉट का किराया मिल रहा हो। बिल्डिंग का किराया किसको मिल रहा है, बी को। बी ने मिस्टर ए से प्लॉट जो मिस्टर ए को रेंट मिल रहा है वो मिस्टर ए के लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बी को जो बिल्डिंग से रेंट आ रहा है वो बी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और इसी तरह है सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सबलेटिंग का मतलब क्या है, नंबर 4। सबलेटिंग का मतलब यह है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हॉस्टल्स देख लें। इधर लोग आए हुए हैं, मिस्टर ए का घर है, ठीक है, और उसने रेंट आउट कर दिया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट पे करेगा, तो मिस्टर ए के लिए ये रेंट क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर बी खुद रहे तो बात तो यहां खत्म हुई, लेकिन बी ने इस घर में हॉस्टल बना लिया और हॉस्टल स्टूडेंट्स को रेंट आउट कर दिया। किसको, स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स जो मिस्टर बी को रेंट पे कर रहा है, इसको कहते हैं सबलेटिंग। ये बी का अपना मकान नहीं है ना, बी ने खुद रेंट पे लिया है और बी ने आगे रेंट पे दे दिया। अब स्टूडेंट्स जो सबलेटिंग के केस में रेंट देते हैं बी को, बी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ए के लिए जो बी रेंट पे कर रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल ऑनर है उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो एक्चुअल ऑनर नहीं है जिसने सबलेटिंग की हुई है आगे, उसको अगर रेंट मिल रहा है। कुछ बच्चे इसको कहते हैं सर ये बिजनेस होना चाहिए, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हॉस्टल से जो रेंट आता है कुछ बच्चे कहते हैं ये बिजनेस नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अच्छा, नंबर 3 हमने छोड़ा था। नंबर 3 पॉइंट हम समझते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ। जी, नंबर 3 पॉइंट में वो कह रहा है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान टेनेंसी एग्रीमेंट साइन हुआ। बी का बिल्डिंग था और उसने ए को रेंट आउट कर दिया, फॉर एग्जांपल पर मंथ 5 लाख रुपए, ठीक है। और ए जो है ये है फॉर एग्जांपल सीपी, ठीक है। ए ने इसमें सीपी कॉलेज बनाया। अब कॉलेज बनाएगा तो बी का बिल्डिंग है, हो सकता है 20 साल बाद आ जाएगा ये मुझे अपना बिल्डिंग दे दे। ए ने कहा जनाब मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं और मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 50 लाख, 5 मिलियन। दो चीजें, रेंट भी इतना ज्यादा, ठीक है, और सिक्योरिटी अनएडजस्टेबल अमाउंट भी इतनी ज्यादा दे दी। खैर ये तो आप मुझे वापस करोगे, लेकिन अभी, लेकिन इन दोनों के बदले हम आपस में जो एग्रीमेंट है ये कम से कम 10 इयर्स का करेंगे कि 10 साल आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी से नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं इस कॉलेज बनाऊंगा तो कॉलेज में मेरे क्लासरूम बनाने हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड्स लगाने हैं, मैंने लाइटिंग, एसी, मैंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है। हो सकता है मैंने वॉशरूम्स बनाने हो क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं खर्चा करूंगा, तो आप मुझे 6 महीने बाद आ जाओगे तो वो खर्चा। बी ने कहा ठीक है, ओके। अब बी को इस बिल्डिंग की जरूरत पड़ गई फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 इयर्स, और इसने ए को कहा कि मुझे अपना बिल्डिंग चाहिए। इन्होंने कहा जनाब मैंने 10 साल का हमने रिटर्न एग्रीमेंट किया, 10 साल से पहले आप मुझे नहीं निकाल सकते। बी ने कहा बात तो सुने ना। बी ने कहा ए को आपको मैंने कितना रिफंड करना है, तो बी ने ए को रिफंड कितना करना था, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रिफंड करना था।
एक्चुअल अमाउंट रिफंड कितना है, अनएडजस्टेबल अमाउंट 5 मिलियन। बी कहता है मैं 5 मिलियन प्लस 3 मिलियन और 30 लाख और जो आपका खर्चा वगैरह और आपका एक जगह से दूसरे जगह का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, जो मूव करोगे उस पे जो खर्चा आएगा वो भी ले लो। और ये 30 लाख में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दे रहा हूं, फॉर अर्ली टर्मिनेशन के मैं अपना एग्रीमेंट 5 साल पहले। इन्हें सोच लिया कि यार इसमें तो मुझे फायदा है, मुझे 8 मिलियन मिल रहा है, ठीक। अब आप आंसर करें, ए को अनएडजस्टेबल अमाउंट कितना मिलना था, 5 मिलियन, मिला कितना, 8 मिलियन। पहले तो वो लेस करे जो ए का अपना था, वो लेस करे तो कितना बचा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा, 3 मिलियन। लोग कहता है ये 3 मिलियन जो ए को एक्स्ट्रा अमाउंट मिला ये ए की इनकम होगी और ये टैक्सेबल होगी हर साल 1/10 10 सालों तक। 3 मिलियन का 1/10 कितना होता है, 3 लाख। हर साल 3 लाख टैक्सेबल होगा मिस्टर ए का अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जी। इसके बाद अगले पेज पे टैक्स रेट्स है, टैक्स रेट्स आप देख लीजिएगा। इसके बाद टैक्स रेट्स के नीचे गिवन है डिडक्शंस। डिडक्शन आपने अभी रीडिंग भी नहीं करनी, ये जब टाइम आएगा इंशाल्लाह चैप्टर के आखिर में 5-10 मिनट में इस पे बात करूंगा, आपके काम का नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें लास्ट में आता है को ओनरशिप। को ओनरशिप बहुत आसान है, ऐसे समझ लीजिएगा। को ओनरशिप का मतलब यह है कि एक घर के 2 मालिक हो, 2 ओनर हो। जैसे फॉर एग्जांपल बाप की प्रॉपर्टी है, बाप के मरने के बाद 2 भाई हैं, तो बाप का एक बिल्डिंग था, फॉर एग्जांपल इफेट में एक बिल्डिंग था, उसका 10 लाख रुपए किराया था, तो बाप को 10 लाख आ रहा था। अब बाप के मरने के बाद वो विरासत में इनहेरिटेंस में कितने बच्चों को ट्रांसफर हो गए, 2 बेटे हैं, दोनों को। अब दोनों अलग अलग रहते हैं। अब 10 लाख रेंट आ रहा है, 5 लाख एक बेटा ले रहा है, 5 लाख एक। तो आप दोनों बेटों का अलग अलग से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे और वो कितनी होगी, 5 लाख पर मंथ, जो साल की कितनी बनेगी, 60 लाख। तो को ओनरशिप का मतलब क्या है, जब एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो तो फिर हर एक ओनर की आप अलग अलग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ना, एग्जांपल 4 5 6 7 6 तक, हाँ 7 और 8 तक एग्जांपल कीजिएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने आपको बता दिया ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का डिडक्शन नहीं अलाउ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शंस अलाउ है, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं इसमें वो अलाउ है। मैं आपको एक एग्जांपल, अलाउ का मतलब क्या है, आप इसमें से लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एम्यूनिटीज यूटिलिटीज के अगेंस्ट मैंने अब्दुलरहमान ने रेंट के साथ कलेक्ट किया 10,000, लेकिन इसमें इस 10,000 में बिजली का बिल था 2,000। लॉ कहता है बिल्कुल वो लेस कर दो। सिक्योरिटी गार्ड को मैंने 500 दे दिए, वो भी लेस कर दो। जो मुझे एक्चुअल, मुझे आपने इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम मुझे कितनी बची मेरे जेब में, मुझे फायदा कितना हो, 7,500। ये 7,500 मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। जो एक्सपेंसेस मैंने बेयर किए हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो मैं लेस करूंगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का, बार बार कह रहा हूं, एक्सपेंस अलाउ नहीं है। ये एग्जांपल नंबर 4 से एग्जांपल नंबर 8 तक ये सॉल्व कीजिएगा लेक्चर समझ के। लेक्चर समझ नहीं आया होगा तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ये समझ के सॉल्व करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोई मसला हो तो वो डिस्कस करेंगे। आप मैसेज पे मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड पास पेपर्स के 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, बहुत आसान सा है। आखिर में फिर कह रहा हूँ, डिडक्शंस आपने रीडिंग भी नहीं करनी। डिडक्शंस पे मैं अगले लेक्चर में 4 से 5 मिनट बात करूंगा, वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।